लखनऊ से गिरफ्तार पीएफआई के एजेंट अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी के अलग अलग शहरों में दंगे कराने की प्लानिंग कर रहा था और उसके निशाने पर हिंदूवादी संगठनों के नेता थे। दंगे कराने के लिए बाकायदा एक आर्म्ड स्क्वाड बनाने की तैयारी थी। इसके लिए पीएफआई के सक्रिय एजेंट्स यूपी में हट्टे कट्टे लड़कों को बरगला कर उन्हें हथियार मुहैया कराने का प्लान कर रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से मिले खतरनाक हथियार भी इस बात की तस्दीक करते हैं। यूपी एसटीएफ बांग्लादेश के आतंकी संगठन से पीएफआई के लिंक होने की भी जांच कर रही है। इस बीच अलग अलग राज्यों में पीएफआई की हेट स्पीच पर एसटीएफ की नजर है। तो पीएफआई के दो एजेंट्स को पकड़ा गया है, जिसके बाद कई बातें सामने आ रही हैं। अंसद बदरुद्दीन और फिरोज से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूपी के अलग अलग शहरों में दंगा कराने की प्लानिंग कर रहा था और उसके निशाने पर हिंदूवादी संगठनों के नेता थे। आपको बताते हैं पीएफआई का डेंजरस प्लान क्या है और यूपी एसटीएफ को अब तक क्या क्या जानकारी मिली है। लखनऊ में अंसद बदरुद्दीन और फिरोज की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हुआ। एसटीएफ को अंसद और फिरोज के बयान में बहुत संवेदनशील जानकारी मिली। पीएफआई की प्लानिंग यूपी के अलग अलग शहरों में दंगा कराने की थी। अंसद और फिरोज यूपी में दंगाइयों के संपर्क में थे। इसकी साजिश हिंदू नेताओं को टारगेट करके माहौल को खराब करने की थी। ये शहरों में घूम घूम कर आर्म्ड स्क्वाड बनाने की प्लानिंग में लगे थे। यूपी में हट्टे कट्टे लड़कों को बरगला कर टारगेट करने का प्लान था। गिरफ्तार पीएफआई एजेंट्स का मोटिव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अंसद और फिरोज की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के आतंकी संगठन से इसके लिंक की जांच की जा रही है। तो वहीं अलग अलग राज्यों में पीएफआई की हेट स्पीच पर भी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की नजर है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से पीएफआई के खतरनाक मंसूबों पर और भी डिटेल में जानकारी ली। आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर मौजूद हैं यूपी के एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने खुलासा किया, हर रोज़ नई नई बातें सामने आ रही हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। रव, जिसको कि आप लोगों ने अपनी हिरासत में दोबारा लिया है जेल से, बहुत चौंकाने वाली बातें उसने बताई हैं कि जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने, वो वाकई में बम बनाने के, आईडी बनाने के और बाकी चीज़ों बनाने के एक्सपर्ट हैं। जो डिटेल्स आई हैं थोड़ा सा हम लोग को बताएं सर। देखिए, जो इंट्रोगेशन में चीज़ें आई हैं वो तो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगा, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रऊफ के माध्यम से और इन दोनों अन्य लोगों को जिनको हमने गिरफ्तार किया है, इनके बातों को क्रॉस चेक करने से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग नेचर की है। देयर इंटेंशंस वर वेरी डेंजरस और इसी कारण से ये पूरे देश में घूम रहे थे। इनका काम जनपदों में स्क्वाड बनाना, उन स्क्वाड्स को ट्रेन करना, उनको आर्म करना और उसके बाद फिर उनसे ऐसे काम कराना जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी सोशल फैब्रिक के लिए बहुत ही डेंजरस होता। 25-25 का इन्होंने स्क्वाड बना रखा था, उन लड़कों का बना रखा था जो दरअसल शक्तिशाली होते थे, थोड़ा देखने में उनकी जो फिजिक होती थी वो अच्छी होती थी। तो इन लड़कों के बारे में जानकारियां, इन्फॉर्मेशन की 25-25 का स्क्वाड कहाँ है? क्योंकि जैसा कि हम लोग की जानकारी में बात आई है कि ये लोग पूरे देश भर में ट्रैवल कर चुके हैं, तो इनका जो नेक्सस होगा, इनके जो स्लीपर सेल्स होंगे, वो कहाँ कहाँ एक्टिव ज़्यादा हैं जिस पे आप लोग इस समय काम कर रहे हैं? ये ऐसे लड़कों का स्क्वाड बनाते हैं जो गलिबल हैं, जिनके माइंड्स को ब्रेन वॉश किया जा सकता है और उसके बाद फिर वो इनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में से एक तरह से बह जाते हैं और इनके लिए काम करने लगते हैं। सर, बम विस्फोट ये कर सकते हैं और हिंदू जो संगठन के बड़े नेता हैं या उनके जो पदाधिकारी हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। एक बात सामने ये भी आ रही है कि हिंदू संगठनों के बीच में इन लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया था, उन तक अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी थी या वहाँ अपने लोगों की एंट्रीज करा दिया था। इस बात में सर कितनी सच्चाई है? देखिए, इन सब बातों पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
ये सही है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार के काम ये करने का प्लान कर रहे थे उससे सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता, राइट्स होते, और राइट्स की भी तैयारी इन लोगों ने कर रखी थी। कई राइट्स में इन्होंने हिस्सा भी लिया है, कई राइट्स को सपोर्ट किया है। जो राइटर्स थे, जो आइडेंटिफाइड राइटर्स कई स्थानों पर हैं, उनसे ये डायरेक्ट टच में भी रहे हैं। कर्नाटक के मंगलूर की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने आग उगलने वाली स्पीचेस दी, ऐसी स्पीचेस दी जो दरअसल देश को तोड़ने का काम करती है, इन स्पीचेस पे भी आप लोग की नज़र है? और अगर इस तरीके की स्पीचेस अगर पीएफआई के कार्यक्रम में ओपन में दी जा रही हैं तो अंदर क्या दिया जाता होगा, उसके बारे में जानकारी जो मिली हो वो बताएं सर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो इंटेंशंस हैं बहुत ही इविल हैं, बहुत ही डेंजरस हैं, और ये जो स्पीच ये ओपन में दे रहे हैं वो तो उसकी एक वानगी भर है। बस बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे आखिरी सवाल का कि जिस तरीके की हरकतें इनकी सामने आई, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आई, जिस तरीके के रिविलेशंस लगातार हो रहे हैं, क्या पीएफआई को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस की जो भूमिका होती है उसमें सामने आ चुका है? जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन सर्टेनली ये इनके जो प्लान्स हैं, इनकी जो अभी तक गतिविधियां रही हैं वो सभी बहुत डेंजरस हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, हमारे सोशल फैब्रिक के लिए भी। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने पीएफआई के खतरनाक साजिश का जो खुलासा किया उसमें मंगलुरु में हेट स्पीच की भी बात है। यह स्पीच पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने दी थी। आपको दिखाते हैं अनीस अहमद के मुंह से निकले जहरीले बोल। यूपी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो मेंबर्स को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो मेंबर्स, आपके जैसे ही दो कैडेट्स, ये दो कैडर्स को कल यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया। 11 तारीख को अरेस्ट किया, 16 तारीख तक उन्हें मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया, और कल जब हमने केरला में पुलिस कंप्लेंट फाइल किया तब शाम को लेके आकर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये लोग ब्लास्ट करने आए थे, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने आए थे, ये लोग एक्सप्लोजिव लेके घूम रहे थे। यानी 11 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 16 तारीख आपको पता चला कि ये लोग टेरर अटैक करने आए थे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हर दिन टारगेट किया जाएगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूं, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलत फहमी है। एवरी डे, हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ, यूएपी आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पर लगाने वाले हैं, सेडिशन केस आप पर लगाने वाले हैं, ये सारे चीज आने वाले हैं। इस सब के लिए रेडी रहने का एक वक्त आ गया है, ये सब चीज आएगा। और उम्मीद मत कीजिए कि ये जो दिल्ली के अंदर बैठे जो आरएसएस के दो प्रचारक हैं, ये प्रचारक कुछ रहम दिखाएंगे। यहाँ पर मुस्लिम्स उनके दुश्मन है, यहाँ पर क्रिश्चियंस उनके दुश्मन है, यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके दुश्मन है। ऐसे एक आइडियोलॉजी का ट्रेंड हुए दो लोग आज इंडिया को चला रहे हैं। इनसे कोई भी उम्मीद मत रखिए, सिर्फ एक ही उम्मीद रखिए, वो उम्मीद ये है कि हर दिन आपको टारगेट किया जाएगा। आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के। इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा, जरूर वो वैक्सीन हम लोग लेके आएंगे, हर जगह देंगे हम आरएसएस को वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है आरएसएस कौन है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम्स, इधर आरएसएस वर्सेस मुस्लिम्स। और इसलिए मैं आज स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूं, आरएसएस को पहचानिए,
जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का भौतिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए उनको, पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद की इसी हेट स्पीच के बाद पुलिस का एक्शन हुआ। मंगलुरु पुलिस ने अनीस अहमद के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। ये जो एरिया है कम्युनिटी थोड़ा सेंसिटिव है, इसके हिसाब से लास्ट ईयर जब परमिशन दिया गया था स्टेज प्रोग्राम के लिए, वहाँ भी वायलेशंस हुआ था, 4 केसेस भी हुआ था। तो उसके इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमने स्टेज प्रोग्राम के लिए एक परमिशन दिया गया था, सिर्फ स्टेज प्रोग्राम के लिए, लेकिन प्रोसेशन भी किए और यूनिफॉर्म जो उनके कैडेट्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लेके करीब 300 से ज़्यादा कैडेट्स को लेके मार्च भी किया गया और उसके बैकग्राउंड में 2 केस किए गए हैं। और एक केस जो गाइडलाइंस था, हमारा कंडीशंस था, उसको वायलेट करके और हमारा पुलिस जो काम कर रहे थे उनका बात नहीं माने, तो दे ऑब्स्ट्रक्टेड पुलिस ड्यूटी आल्सो। सो विथ रेस्पेक्ट टू दैट 1 केस इज़ डन। और दूसरा केस एज पर लीगल ओपिनियन कुछ स्लोगनेरिंग किए, स्पीचेस में कुछ कंटेंट आया था, तो उसके हिसाब से लीगल ओपिनियन लेके उसका भी एक केस किए हैं। टोटली 2 केस किए हैं।